पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं जिसपे कि उनका जीवन चलता है। अगर पत्नी सही मिल जाए तो जीवन संवर जाता है और पत्नी अगर गलत रास्ते पर चले, गलत जगह पर जाए तो जीवन बिखर जाता है। आज की कुछ कहानी भी इस तरफ ही इशारा करती है। कहते हैं कि झूठ वो व्यक्ति नहीं बोलता है जो मरने वाला हो। मरने वाला व्यक्ति जो बोलता है, मरणासन कथन जो देता है, वो शब्द होते हैं जो ईश्वर के सामने बोले जाते हैं, ईश्वर को साक्षी मानकर बोले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि छोटा अबोध बालक, बच्चा और मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि उसे मालूम है ये मेरे अंतिम शब्द हैं, ये मेरी अंतिम पीड़ा है, ये मेरी अंतिम यात्रा का सफर है। यदि मैं इसके लिए कुछ भी, किसी के लिए भी गलत कहूंगा तो वो उसके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई और सच्ची घटना के साथ। कहानी में पूरा बने रहिएगा। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर जीवन के चक्र से कैसे बाहर निकला जाए। पुलिस और कानून से पूरी तरह उसका विश्वास उठ चुका था, इसलिए वो कदम उठाता है और वो कहता है कि मैं जो पैसे कमाता हूं वो मेरे पूरे पैसे मेरे दुश्मन मुझसे छीन लेते हैं। मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भाई रोज तिल तिल कर मर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ जीना नहीं चाहता। और वो कुछ ऐसा ही कहता है और इसी के साथ कुछ ऐसा ही करता है और कहता है कि मेरी लाश को, मेरी पत्नी को छूने मत देना, उसे मेरी शव यात्रा, अंतिम यात्रा में शामिल मत होने देना, और जब तक कि मुझे इंसाफ न मिल जाए मेरी अस्थियों का विसर्जन मत करना। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिले तो कोर्ट के सामने जो भी नाला हो, जो भी गटर हो, उसमें मेरी अस्थियों को बहा देना। इतना दर्द, इतना तकलीफ, इतनी पीड़ा उसके जीवन में भरी थी और इतनी नफरत उसे अपनी पत्नी से थी। इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। क्यों ये कदम उठाया, कौन था वो व्यक्ति, इसके पीछे की वजह क्या थी, ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो कहानी में बने रहिए मेरे साथ। जिसने भी ये बात सुनी उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो सोचने पर मजबूर हो गया। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अन्य प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया के सभी पर यह खबर वायरल हो गई और तेजी से फैलने लगी। ये सच्ची घटना दिसंबर 2024 की है। सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास का समय होगा। पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन आता है और फोन करने वाला कहता है कि साहब, एआई इंजीनियर जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने अपनी जान दे दी है। ये सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है, उसके बताए हुए मौके पर पहुंचती है। और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि वहां लोगों का हुजूम लगा हुआ था, एक बहुत बड़ा जमावाड़ा लगा हुआ था। पुलिस बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पूरे एरिया को सील कर देती है, फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। अब पुलिस ये पता करती है कि आखिर जिस व्यक्ति ने सुसाइड की है वो मरने वाला व्यक्ति है कौन और दरअसल उसका नाम क्या है। तो पुलिस जब अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाती है तो उन्हें नाम पता चलता है अतुल सुभाष मोदी, जो कि बेंगलोर में रहकर इंजीनियर की नौकरी कर रहा था। वहीं से उसने अपने परिवार को खबर दी, वहीं से उसके परिवार के रहने वाले लोग थे, उनके बारे में सूचना निकाली गई और पुलिस ने जांच में ये पता करना शुरू किया कि आखिर उसने ऐसा कदम उठाया तो उठाया क्यों। पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है तो पुलिस को पता चलता है कि उसने एक 84 मिनट का एक वीडियो शूट किया था और 24 पन्नों का एक पत्र लिखा था, जिसके माध्यम से ये पूरी कहानी उसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और वायरल हो गई और दूर दूर, चप्पे चप्पे पर फैल गई। ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसके पास ये खबर नहीं थी। भारत के हर हिस्से, हर जगह, चाहे वो छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, पत्रकार हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, सबके पास ये खबर पहुंच गई थी। अतुल सुभाष मोदी, दरअसल उसके बाद जो पूरे देश में हड़कंप मचा, जो उसकी खबर फैली, ये सोचने पर लोग मजबूर हो गए। और जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और आपका खून भी खौल उठेगा, आपको भी गुस्सा आएगा। अब हम बात करते हैं कि अतुल सुभाष मोदी कौन थे, क्या थे और कैसे कहानी हुई और आत्महत्या उन्हें क्यों करनी पड़ी। अतुल सुभाष मोदी समस्तीपुर, बिहार के रहने वाले थे और अतुल सुभाष मोदी 2019 में एक
मेरिटोरियल साइट, जहाँ पर शादी के लड़का और लड़की के बायोडाटा होते हैं, जहाँ पर एक दूसरे को पसंद करते हैं, उस साइट पर वो गए। उन्हें एक लड़की दिखी और उस लड़की का नाम होता है अनीता सिंघानिया। अब अनीता सिंघानिया जो जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली होती है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। दोनों के बीच में बातों का सिलसिला शुरू होता है। अनीता सिंघानिया के बात करने का तरीका इतना सरल और इतना सहज था कि सुभाष ने सोचा कि बहुत समझदार, पढ़ी लिखी और अच्छी लड़की है, यदि मैं इससे शादी करता हूं तो मेरा जीवन इसके साथ अच्छे से कटेगा। उसके दो रीजन थे। पहला ये कि वो पढ़ी लिखी थी और दूसरा ये कि बात करने का तरीका बहुत ही गंभीर, शालीन और धैर्यवान था, जिसने सुभाष को इम्प्रेस कर दिया था। अब बात का सिलसिला आगे बढ़ने लगा, दोनों में प्यार भी हो गया। और जब ये बातचीत सुभाष के घर वालों ने लड़की के घर वालों से बात करना चाही, तो उन्होंने बताया कि लड़की के जो पिता हैं, जिनका नाम मनोज कुमार सिंघानिया है, वो अक्सर बीमार रहते हैं और उन्हें गंभीर बीमारी है, और यदि उन्हीं के सामने सब उपस्थित होकर ये शादी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मतलब कि अनीता सिंघानिया चाहती थी कि मेरे पिता मनोज सिंघानिया के सामने ही मेरी शादी हो जाए। दोनों में सहमति बनती है और 26 अप्रैल 2019 को परिवार की सहमति के साथ सभी के सामने दोनों शादी कर लेते हैं। अब दूल्हा दुल्हन समस्तीपुर घर पहुंचते हैं। यहाँ पर 2-4 दिन रहते हैं, जैसे कि नई दुल्हन आती है, रहा जाता है। उसके बाद लड़का अपनी पत्नी को, अनीता सिंघानिया को लेकर बेंगलोर आ जाता है और यहाँ से वो सीधे दोनों मॉरिशस घूमने के लिए जाते हैं, हनीमून मनाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर हंसी मजाक चलता है। सही सही अपना हनीमून मनाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। नव विवाहित जोड़े थे, अपना जीवन को जीते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पर थे तो कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो इंजीनियर को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बुद्धिजीवी व्यक्ति था। क्योंकि शादी से पहले अनीता का जो व्यवहार था और शादी के बाद हनीमून पर जो उसका व्यवहार था, उसमें अंतर था। खैर, वो उन बातों को नज़रअंदाज करता है और अनीता को अपने साथ बेंगलोर लेके आ जाता है। अब बेंगलोर आने के बाद जिंदगी फिर पटरी पर आ गई थी, जीवन सामान्य चल रहा था। अनीता पढ़ी लिखी थी, घर में अकेली रहती थी। तो सुभाष कहता है कि तुम भी पढ़ी लिखी हो, कहीं नौकरी कर लो तो अच्छा रहेगा। अब नौकरी के अवसर उसे मिलते हैं, खबर मिलती है कि नौकरी मिल जाती है। 17 अगस्त 2019 को उसके पापा, जो बीमार चल रहे थे, अनीता के पापा, उनकी मौत हो जाती है। अब इस लड़के के पापा 2 दिन के लिए वहां पहुंच जाते हैं। वक्त थोड़ा आगे बढ़ता है। अतुल भी अपनी पत्नी निकिता को पहले ऑफिस छोड़ता था। अब अनीता को नौकरी मिल चुकी थी, अनीता के पिता खत्म हो चुके थे, जीवन दोबारा पटरी पर वापस आया और अनीता नौकरी पर आ गई। अब अनीता का जो ऑफिस था वो सुभाष के घर से 14 से 15 किलोमीटर दूर था। सुभाष घर से निकलता, पहले अनीता को ऑफिस छोड़ता, फिर अपने ऑफिस जाता और फिर अनीता को ऑफिस से लेता, फिर घर पर आता। मतलब कि अनीता को छोड़ने और जाने के लिए वो कुल जो दूरी तय करता वो लगभग 50 किलोमीटर के आसपास होती थी। इसी बीच अनीता प्रेग्नेंट हो गई। अब जब गर्भावस्था हो जाती है तो इतना लंबा सफ़र बाइक पे करना, ऑफिस जाना, इतनी देर बैठे रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अनीता प्रेगनेंसी के समय में अपने जॉब को छोड़ देती है, क्विट कर देती है। अब ये ट्रीटमेंट के लिए, रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि इससे थोड़ा थोड़ा घर का काम कराइए, जिससे बॉडी में मूवमेंट होता रहे और बच्चे में भी मूवमेंट रहे। अब इसी बीच ख्याल रखने के लिए सुभाष अपनी माँ को बुला लेता है, क्योंकि वो तो ऑफिस जाया करता था और अनीता घर पर अकेली रहती, तो उसे भी डर था कि गर्भावस्था में कोई ऊंच नीच ना हो जाए। माँ को बुला लिया। हालांकि माँ को वो संकोचवश बुलाया। इसके पीछे का कारण क्या था कि सुभाष जो था और अनीता जो थे, ये दोनों 1 BHK फ्लैट में रहा करते थे। 1 BHK फ्लैट, एक हॉल, एक कमरा, किचन, लेटरिन, बाथरूम। तो थोड़ा माँ को बुलाना असमंजस की स्थिति थी, पर सामने कोई विकल्प नहीं था, इसलिए सुभाष ने माँ को अपने पास बुला लिया। माँ आ जाती हैं और सब कुछ सामान्य चल रहा था। माँ बुजुर्ग थी,
वहाँ से भी अधिक काम नहीं हो रहा था, तो सुभाष घर में साफ सफाई के लिए और खाना बनाने के लिए एक मेड को रख लेता है। इसी बीच जब अनीता के परिवार वाले आते हैं, तो अनीता के परिवार वाले लोगों को सुभाष ने होटल में रुका दिया। यहीं से जीवन में एक अलग ही भूचाल आया, एक अलग ही कहानी चालू हुई। अनीता इस बात पर गुस्सा हो गई कि तुमने मेरे घर वालों को होटल में क्यों रखा। अब सुभाष कहता है कि 1 BHK फ्लैट था, जिसमें तुम हो, मैं हूं, माँ है और मेड भी आती जाती रहती है, जगह कम थी, इसलिए मैंने उन्हें होटल में रोक दिया। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब कहानी में मोड़ आने वाला था। 10 लाख रुपए की रकम लड़की अपने परिवार वालों को, यानी कि अपने माँ और अपने भाई को धीरे धीरे कर कर बहुत पहले दे चुकी थी। शायद उन्हें जरूरत होगी, शायद वो मांगते होंगे, जैसा भी होगा। अब जब सुभाष ने कहा कि तुम अपने घर वालों से वो पैसों को मांगो, तो छोटी छोटी बातों पर, पैसों की मांग पर दोनों में विवाद होने लगा। पति पत्नी में थोड़ी बात कम होने लगी, किसी न किसी बात पर झगड़े शुरू हो जाते, कभी सास को लेकर, कभी खुद को लेकर, कभी स्थिति परिस्थिति को लेकर अजीब अजीब हालात पैदा हो रहे थे। अब 2021 में अनीता सुभाष को छोड़कर अपने मायके चली जाती है और वहां उसे एक बेटा होता है, और प्रेगनेंसी का समय था तो वो अपनी माँ के घर चली गई, वहां उसे एक बेटा होता है। इसी बीच ये बात सामने आती है कि लड़के की जो माँ है वो पूरी तरह वेजिटेरियन है, मतलब कि पूजा पाठ करने वाली महिला है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करती है। लेकिन जो लड़के की पत्नी थी अनीता सिंघानिया, वो नॉन वेजिटेरियन थी, मतलब कि वो, उसके विचार और उसकी सास के विचार बिल्कुल मिलते नहीं थे। अब दोनों में खाना बनाने को लेकर, बर्तन को लेकर इसी बात पे छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती, और यहीं से अनीता ने सीधे अलग होने का सोचा। अब वो अलग होने के बाद सीधे 24 अप्रैल 2022 को सदर कोतवाली जाती है, जौनपुर के, जहां उसके माँ बाप रहा करते थे। और अनीता सिंघानिया जाने के बाद अपने पति, अपनी सास पर दहेज प्रथा का मुकदमा दर्ज करवा देती है, और इतने मुकदमे दर्ज करवा देती है कि मुकदमों की झड़ी लग जाती है। अब बीमार रहने के दौरान अतुल की मां की मौत हो जाती है। बीमार रहने के दौरान लड़की की मां की मौत हो जाती है, और लड़की इसका आरोप लगाती है कि मेरे जो पिता की मौत हुई है, मेरे पिता की मौत अतुल के उत्पीड़न के कारण हुई है। मतलब कि अतुल मुझे परेशान करता था, ये बात मैंने अपने पिता को बताई, तो मेरे पिता ने इसी बात से टेंशन लेकर इस दुनिया से चले गए। साथ ही लड़की अप्राकृतिक कृत्य का आरोप भी सुभाष पर लगाती है कि मेरे संग अप्राकृतिक कृत्य करता है और मुझे शारीरिक रूप से परेशान करता है, अननेचुरल सेक्स की डिमांड करता है। अब ये दोनों पति पत्नी के बीच विवाद होता है, एफआईआर होती है। उसके बाद एफआईआर की कहानी आगे बढ़ती है और 1800 किलोमीटर का सफर तय कर कर वो जौनपुर पहुंचता है। अदालत में केस की सुनवाई होती है, लेकिन पता नहीं उस दिन शायद जज साहब छुट्टी पर थे, या लड़की आई नहीं थी, या कोई बात हो गई होगी, नेक्स्ट डेट आगे लग गई और चक्कर काटना शुरू कर देता है। और ये मुकदमा चल रहा था, अतुल के ऊपर लगभग 8 से 7 मुकदमे दर्ज हो गए थे, और किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी समस्या से वो रात दिन जूझ रहा था। और एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जो पत्नी होती है और जज साहिबा होती हैं, जो फैमिली कोर्ट की जज साहिबा होती हैं, इसी वो कहती हैं कि मैडम, आप जानते नहीं हैं कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट कहती है कि झूठे मुकदमे में लिखवाने में जो पति होते हैं वो बड़ी संख्या में अपनी जान दे देते हैं। तो पत्नी कहती है कि तो फिर तुम क्यों पीछे रहते हो, तुम क्यों नहीं दे देते। इस तरह की बात जो जज साहिबा ये बातें सब सुन रहे थे। जज साहिबा के सामने पत्नी ने पति से कहा कि इतने लोग मर गए, इतने लोगों ने अपनी जान दे दी, तो तुम अपनी जान क्यों नहीं देते हो, तुम भी जाओ और कहीं पर अपने आप को खत्म कर लो। इसके बाद वो हंस देती है, बजाय वो ये समझाने के कि तुम इस तरह बात कोर्ट रूम में क्यों कर रहे हो। जज साहब उन्हें समझाती नहीं है, बल्कि मुस्कुराकर इस बात को टाल देती हैं।
इसी बीच वो परेशान रहने लगती है क्योंकि बार बार वो चक्कर लगा रहे थे, वो कोर्ट से सेटलमेंट करना चाहते थे कि किसी भी तरकीब से सेटलमेंट हो जाए, बात खत्म हो जाए, झगड़े जो बन रहे हैं वो झगड़े दूर हो जाएं। पर वो झगड़े जो थे वो दूर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुभाष की जिंदगी सुलझ ही नहीं पा रही थी। तो एक दिन परेशान होकर ऐसा आरोप लगाता है, ऐसा कदम उठाता है, और वो ऐसा आरोप लगाती है कि मीडिया में ये सब चीज़ वायरल हो जाती है। पहले उस चीज़ को समझिए कि अनीता सिंघानिया ने सुभाष पर क्या आरोप लगाए और सुभाष ने उस आरोपों के बाद कौन सा कदम उठाया। अब इसी बीच जज साहिबा ने शायद 10 लाख रुपए की मांग बताई कि तुम 10 लाख रुपए इसको दे दो तो सीधे सीधे सेटलमेंट हो जाएगा, और 10 लाख से ज़्यादा मैं अपने ससुराल वालों को दे चुका हूँ, ये बात सुभाष ने कही। अब इस बीच में लगातार फिर आना जाना, 1800 किलोमीटर का सफ़र कोई आसान नहीं होता, ये लगातार सब कुछ चल रहा था। सेटलमेंट की बात जो आती है मेंटेनेंस के लिए, यानी जो बच्चा होता है उसके लिए मेंटेनेंस की बात भी आती है और उसके लिए भी खर्चे मांगे जाते हैं। अब बच्चा वयस्क नहीं था तो उसके खर्चा जो होता है वो पिता के ऊपर बनता है, आदेश जो आता है वो पिता के ऊपर ही आता है। अब सास का भी एक अजीब तरीका रूप सामने आता है। सास इस तरह से 8 दिसंबर 2024 को और रात को अपनी जिंदगी से उसे अंतिम रात बना दिया। 9 दिसंबर 2024 का दिन याद रखिएगा। जब इस घटनाक्रम के बारे में लोगों को पता चला तो पूरी कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग कहानियों से लोगों के सामने आई और पूरे भारत में फैल गई। दरअसल 84 मिनट का वो वीडियो बनाता है, 24 पेज का एक सुसाइड नोट लिखता है। आप समझ सकते हैं 24 पेज कितने होते हैं। उसमें छोटी छोटी बातों को वो लिखता है, छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे पहलुओं को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि पुलिस से उसका विश्वास पूरी तरह उठ चुका था। पुलिस ने जो उसके साथ व्यवहार किया था, उस व्यवहार पे और पुलिस पर उसको यकीन नहीं था। जब वो ये कदम उठाने के लिए मजबूर हो गया और विवश हो गया तो उसने तभी ये पूरी कहानी एक वीडियो के माध्यम से बनाई और 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा। और लड़के का जो भाई होता है उसका नाम होता है विकास मोदी, वह बेंगलोर पुलिस स्टेशन जाता है और एफआईआर दर्ज कराता है। यानी कि जो उसकी भाभी होती है और लड़के की पत्नी होती है अनीता सिंघानिया के खिलाफ, सास निशा सिंघानिया के खिलाफ, भाई अनुराग सिंघानिया के खिलाफ और चाचा ससुर के खिलाफ, सुशील सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है। हर किसी के मोबाइल पर वो वीडियो 84 मिनट का वीडियो अपलोड हो जाता है, वायरल हो जाता है। पत्रकारों तक, अभिनेता, नेता और बड़े बड़े राजनेताओं तक, पत्रकारों तक ये कहानी पहुंच जाती है। और जौनपुर के उस इलाके में भी ये कहानी पहुंच जाती है जहां अनीता सिंघानिया रहा करती थी। ये बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, पत्रकार संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब घंटी बजाई जाती है तो आवाज़ आती है, लेकिन ना तो कोई घंटी पर आता है ना कोई आवाज़ पर आता है, क्योंकि उसकी उस दिन कोर्ट में पेशी थी। और इसी बीच पत्रकारों के कैमरा चलना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो साला होता है वो साथ में आया था, उसमें अतुल की पत्नी भी थी, अतुल का साला भी था। वो बालकनी से झांकते हैं और चिल्ला कर कहते हैं कि इसलिए बनाने की कोशिश मत करो, इस तरह का वीडियो मत बनाओ, इस तरह की बात करने की कोशिश मत करो, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो कहानी है वो पूरे भारत में वीडियो के माध्यम से फैल चुकी थी। हर एक व्यक्ति के मोबाइल में वो 84 मिनट का वीडियो था जिसमें अतुल ने अपनी जिंदगी की दुख भरी कहानी सुनाई, पूरी छोटी छोटी बातों को बताया। अतुल ने यह भी बताया कि कैसे उसकी पत्नी अनीता सिंघानिया, उसकी सास, उसके साले और चाचा ससुर ने उसे प्रताड़ित किया, और जब उसने पैसों की मांग की, अपने पैसे वापस मांगे, तो उसे पैसे तो वापस नहीं मिले, बदले में उसे एफआईआर का तोहफा मिला और उस पर झूठे झूठे आरोप लगा दिए गए और इतना प्रताड़ित किया कि उसे 84 मिनट का वीडियो अपनी छोटी छोटी बातों को बताने के लिए बनाना पड़ा और 24 पेज का सुसाइड नोट लिखना पड़ा। 24 पेज के सुसाइड नोट में उसने अपने जीवन की पूरी कहानी लिख दी, पूरी दास्तां लिख दी, जिस दर्द से वो गुजरा उस दर्द को बयां कर दिया। अब मीडिया वालों को पूरी तरह से उसके घर वाले डराने की कोशिश करते हैं और
बताते हैं कि आप ऐसा वीडियो मत बनाइए, पर मीडिया मानती नहीं है। और मेरे पैसे कमाने से, मेरे पैसे, वो अपने वीडियो में बोलता है कि मेरे पैसे कमाने से मेरे दुश्मन मजबूत हो रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, ताकि मेरे परिवार के में मेरे पिता, मेरी माँ के साथ कोई परेशान ना हो। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि जज को भी इसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। पत्नी का भी नाम लेता है, साले का भी नाम लेता है, सास का भी नाम लेता है। वो वीडियो में भी वही बात बोलता है जो सच थी, जो वो कहना चाहता था, और अपने पत्र में भी लिखता है। इस पत्र के कितने मायने होंगे, कितने नहीं होंगे, ये आज तक आवाज़ उठ रही है। क्या इस वाक्य पर आवाज़ लोगों के कानों तक पहुंचनी चाहिए, और इसका अंजाम क्या होगा, ये तो समय के, भविष्य के गर्भ में छुपा है। पर आप सोचिए, वो व्यक्ति कितना प्रताड़ित होगा, अपनी अंतरात्मा से कितना भर चुका होगा, जिसने एक वीडियो वायरल करा, एक वीडियो सोशल मीडिया के हैंडल पर डाला, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सभी पर डाला, और बताया कि मैं अपनी पत्नी, अपनी सास, अपने साले और चाचा ससुर से कितना पीड़ित हूँ, और मैं ये आत्महत्या का कदम उठा रहा हूँ, और जब तक कि मुझे इंसाफ न मिल जाए, मेरी अस्थियों का विसर्जन ना करें, और यदि मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के सामने जो नाला है, नाले गटर हो, उसमें बहा दिया जाए। सोचने वाली बात है, जो व्यक्ति अपनी अस्थियों को बहाने के लिए इस तरह की बात कर रहा है, उसके ऊपर क्या पीड़ा बीती होगी, उसे कितना परेशान किया गया होगा। पत्नी, उसकी माँ और उसके भाई और उसके चाचा ससुर, इन 4 लोगों ने मिलकर उस व्यक्ति के जीवन को नर्क बना दिया, और वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चला गया। जिस पत्नी के साथ उसने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, उसी के कारण उसे मरना पड़ा। ये घटना बहुत निंदनीय है, बहुत दुख भरी है, और गुस्सा पैदा करने वाली है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। मैरिटोरियल शादी साइट से शादी करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले, परख ले, उसके व्यवहार को समझ ले। कहीं ऐसा ना हो कि अतुल की तरह आप भी किसी घटना का शिकार हो जाए। कहानी कैसी लगी मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा, अपने विचार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अतुल को मेरी श्रद्धांजलि। ये परिवार उसके इस संकट को, इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, और मैं भी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि दिव्यांग आत्मा को अपने चरणों में जगा दे, और उसके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी, अगली घटना, सत्य वाक्य में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।